इक्वेशन देख लीजिए बेटा एक बार, सभी लोग एक रफ पेपर लेके ट्राई करिए। इसके दो इनपुट्स है, दिस इज योर ए एंड दिस वन इज योर बी, ठीक है ना। इसका आउटपुट यहाँ पर कहीं पर लग रहा है एंड देयर इज वन मोर गेट हियर राइट नाउ लाइक दिस, ठीक है। और इसका आउटपुट यहाँ पर कहीं जा रहा है एंड दिस इज कनेक्टेड टू सम डी शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस, और ये इसका आउटपुट हो गया y। यहाँ से जो b है ना, इसका एक आउटपुट इसको इस तरह से लगा हुआ है एंड इट इज कनेक्टेड टू दिस वन, और इसका यहाँ पर एक आउटपुट है दैट इज नथिंग बट ऑफ योर c। इसका इनपुट ये b और इसका इनपुट है यहाँ पर c, और b का यहाँ पर एक कंडीशन। माय क्वेश्चन इज फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y। I'm giving the options. First option is a bar plus b dot b bar plus c. Second option is a plus b dot b bar plus c. और third option is a plus b bar dot b plus c bar. ईमानदारी से अपने तरफ से करिए. See how many of you can really give me the answer. Fourth question, fourth option, a bar plus b. This will be your dot. This is your dot b bar plus c bar. This was Ames question beta once. Try करिए, आराम से, टेंशन मत लीजिए। ये गेट देखिए बेटा, इसका इनपुट ये है, इसका इनपुट बी है, तो इन दोनों का आउटपुट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी लिख दो, ठीक है ना। ये बी है, इसका नॉट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया बी बार, यानी इन दोनों का इनपुट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, सी प्लस ऑफ योर बी बार। तो वही लिखना है बस अपने। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वाई इज इक्वल्स टू योर, क्या बोल रहे हो? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। y will be equal to your a plus b, y will be equal to your a plus of your b, और इसका ये वाला that will be equal to your b bar plus of your c। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, कोई दिख रहा है क्या, a plus b सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ज्यादा कैलकुलेशन के बिना आप लोग आंसर लिख के आ सकते हैं बस, ठीक है ना। इज इट क्लियर? चलो और एक क्वेश्चन कर लीजिए। सी टू गेट आउटपुट 1, कितना अपना आउटपुट कितना होना चाहिए, 1। टू गेट एन आउटपुट ऑफ योर 1 फॉर द फॉलोइंग सर्क्यूट, for the following circuit, the correct choice for the input is, this is the options, this is a diagram given for me beta। ये इसका इनपुट हो गया ये, और ये इनपुट हो गया इसका बी, और ये इसका इनपुट हो गया सी, और ये हो गया इसका आउटपुट, ठीक है ना। दिस इज गिवन डायग्राम एंड ऑप्शंस गिवन फॉर मी आर राइट नाउ। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज a इज इक्वल्स टू 0 डालो, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 0। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। और थर्ड ऑप्शन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0। एंड फोर्थ ऑप्शन इज a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 1। चलो करके बताइए जल्दी, कोई कर सकता है क्या। तो गेट आउटपुट यानी y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 फॉर द फॉलोइंग सर्क्यूट, चूज द करेक्ट इनपुट।
फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। देखो ये और ये का आउटपुट कितना होना चाहिए अपने को 1, ठीक है ना, और सी का भी इनपुट कितना होना चाहिए 1। अगर ये 1 एंड 1 होगा तो आउटपुट वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आएगी, है कि नहीं। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर? चलो, so I hope you are getting the problems. So next question देख लीजिए। To get an output y is equals to 1 in given circuit of following inputs will be correct। देखो मैं एवरेज बच्चों को भी दिमाग में रख के करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ भागते चले जाओ। भागना होता तो मेरा ऑलमोस्ट ऑल मैक्सिमम सिलेबस हो जाता बेसिकली, तो आराम से करा रहा हूँ। तो आप लोग इसके साथ ही सीखने की कोशिश कर लीजिए, फिर आप बाद में होल्ड मत रखिए, फिर रिवीजन के टाइम पे या फिर रिवीजन भी करेंगे इसका बोल के। अभी सीख लीजिए, ऐसा सीखिए कि नेक्स्ट टाइम फिर मेरे को पढ़ने की जरूरत ना पड़े लॉजिक गेट्स वगैरह। एनसीईआरटी से ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जो लेवल का दे रखा है वो लेवल के पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म कर लीजिए। ये हो गया सी। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, यहाँ दे रखा है ये दे रखा है बी और ये दे रखा है सी। मैं इस ऑप्शंस यहाँ से लिख देता हूँ इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ से लिखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0। सेकेंड ऑप्शन 0 1 0, और थर्ड ऑप्शन है 1 0 0, और फोर्थ ऑप्शन है 1 0 1। दिस वाज आल्सो ए नीट क्वेश्चन, ट्राई करिए सभी लोग। टू गेट एन आउटपुट यानी y की वैल्यू 1 होना चाहिए, y की वैल्यू 1 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन लिख सकते हैं बेटा? ये कौन सा गेट दिख रहा है बेटा आप लोग को? देखिए, किसी को याद है व्हाट इज दैट गेट राइट नाउ फॉर मी? देखिए ये गेट क्या दिख रहा है अपने को? और गेट, इजंट इट? अगर डी के शेप में हो गया है तो एंड गेट। तो इसके लिए सिंबल क्या आ जाएगा? ए प्लस ऑफ ई और बी। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आ जाएगा बताइए? सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। टू गेट एन आउटपुट ऑफ y इन द गिवन सर्किट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू अगर 1 डाल दूं, isn't it? Obviously इसका तो आउटपुट कितना हो जाएगा बेटा? a प्लस ऑफ e और b होगा ना, so this is equals to 1, तो आउटपुट will also be equal to your 1, so it should be 1, isn't it? Another one is 0, b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, a की वैल्यू आप 1 डाल दीजिए और b की वैल्यू आप 0 डाल दीजिए, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, तो आउटपुट b will be also be equal to 1, so fourth option will be the answer. Very good. चलो, क्लियर है सभी को? चलो, एक बार जल्दी से थोड़ा रिवीजन करा देता हूं बेटा आप लोग को, देख लीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ, स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट के हिसाब से, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? अगर a प्लस b का पूरा बार है, दैट विल बी इक्वल टू योर a बार। अगर ये break this line and you will be getting the change of this one, and plus will become for me dot of your b bar, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं a dot of your b bar लिख रहा था, तो this will become for me a bar plus of your b bar. I hope you remember this one, ठीक है ना। Also I can write here a bar dot your b bar is also equal to your a plus b bar, लिख सकता हूँ क्या? है कि नहीं? अगर ये बार निकाल दिया तो ये कितना आ जाएगा? प्लस की जगह डॉट ही आ जाएगा ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट बार, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ याद है? कम्यूटेटिव लॉ 10th में पढ़े थे आप लोग। a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू b प्लस a प्लस ऑफ योर b मस्ट बी इक्वल टू योर b प्लस a। उसी तरह से a डॉट b विल बी इक्वल टू योर b डॉट a, ठीक है ना। थर्ड वन, एसोसिएटिव लॉ,
associative law. Associative law. A plus B plus C will be equal to your A plus B plus C. ठीक है ना? Is it clear? A plus B is equals to B plus A beta. But A bar minus B bar. A bar minus B bar is not equal to your B bar minus A bar beta. Make sure of this one. This is not equal to your B bar minus A bar. ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी लिख दो मैं मान के चलो A plus of your B dot C plus of your DA. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? A into C plus of your A into C. A into C, isn't it? The next one is B into C. लिख सकता हूं मैं? A और C से मल्टीप्लाई हो गया बेटा, isn't it? B and D से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? लिखा मैंने रॉन्ग लिख दिया शायद. This will be your A plus C and this will be your A plus D. प्लस ये कितना हो जाएगा? B into C प्लस B into D. ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है ना? चलो फोर्थ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है बेटा? A into your B plus C will be equal to your AB plus of your C into A. ठीक है? Is it clear? Any doubt in this one to anyone? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? नहीं समझ में आया? कौन सा वाला समझ में नहीं आया? देख लीजिए बेटा, यहाँ बताओ डी बोर्गन लॉ में मैंने क्या बोला था? जब भी ऐसा ऊपर एक लाइन होता है ब्रेक इट, ये जैसे ही अपन ब्रेक करेंगे तो ये प्लस विल बिकम फॉर मी डॉट बोला था ना, तो ये का ए बार हो जाएगा और प्लस की जगह डॉट बन गया और बी की जगह बी बार बन गया बेटा. ठीक है ना? तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ए डॉट बी पूरा बार है. अगर फिर मैं इस बार को अगर ब्रेक कर रहा हूँ तो ब्रेक कर रहा हूँ तो ये डॉट क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा. ए बार प्लस ऑफ योर बी बार, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू योर ए प्लस बी बार. लिख सकता हूँ ना? क्योंकि पूरा बार अगर निकालूं तो ये प्लस का सिंबल क्या हो जाएगा? डॉट ही बन जाएगा. ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये क्लियर है बेटा? वसीक, इज इट क्लियर वसीक? फर्स्ट वाला इज इट क्लियर? उसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ बेटा 10th क्लास में पढ़े थे अपन. A plus B will be equal to your B plus A. उसी तरह से A dot B will also be equal to B dot A. But A bar dot B bar, A bar dot of your यानी A bar minus B bar is not equal to B bar minus of A bar. ठीक है ना? चलो, associative law क्या बोलता है बेटा? What is an associative law says? Associative law says that A bar plus B plus C will be equal to your A plus B plus C. और इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ पर भी डॉट में भी लिख रहा हूँ तो A plus B डॉट C plus D will be equal to A से C से मल्टीप्लाई किया फिर A से D से मल्टीप्लाई किया, देन A डॉट कितना बन जाएगा बेटा? आप लोग ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो दिस विल बिकम फॉर मी B and C and B and D. क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देख लीजिए बेटा, A प्लस ऑफ योर B, A इंटू योर B प्लस C विल बी इक्वल टू, ये B से मल्टीप्लाई हो जाएगा A इंटू B दैट इज इक्वल्स टू योर AB प्लस ऑफ योर C. मैं थोड़ा प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ, विल गेट ए क्लैरिटी हाउ वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. थोड़ा मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ. देखो मान के चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A बार प्लस ऑफ योर B, यानी ये A बार है और ये हो गया B प्लस दिस वन इज B बार और ये हो गया ये पूरा बार है.
इसकी वैल्यू बताइए बेटा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता के कराया था। तो जब भी ए ब्रेक कर रहे हो तो दिस सिंबल विल चेंज। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए बार बी, ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से ब्रेक कर रहे थे, प्लस विल बिकम फॉर मी डॉट, दिस विल बी योर बी बार और ये का पूरा बार, ऐसा कुछ आ जाएगा, isn't it? यानी ये ऐसा हो सकता है क्या, ए डबल बार इंटू ये हो गया कितना बी बार, इतना ही है ना बेटा, डॉट ये हो गया बी डबल बार और एक का खाली बार है, ठीक है नहीं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना बन जाएगा, ये डबल बार मतलब कितना बेटा, यही होगा ना, तो ये और यहाँ पर जो डॉट सिंबल था बेसिकली, ये कितना बन जाएगा ए, और ये कितना सिंबल है बेटा यहाँ पर, ये पूरा डॉट था ना, था इन दोनों के बीच में डॉट ही था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर डॉट चले गया तो प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो ये डबल बार मतलब ये हो गया प्लस और ये हो गया बी बार, isn't it? डॉट बी डबल बार मतलब बी प्लस ऑफ योर ए बार, समझ में आया? यहाँ देखो यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लाई थे ना, तो पूरा बार था, ये बार जब निकाले तो डॉट क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया। यहाँ पर भी अपन के पास ये डॉट निकाल दिए, बार निकले, ऊपर का बार निकाल दिए तो ये डॉट कितना बन गया, प्लस बन गया, ठीक है ना। चलो अब ये फिर और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज योर ए इंटू बी प्लस ऑफ योर ए इंटू योर ए बार प्लस ऑफ योर बी बार इंटू योर बी प्लस ऑफ योर बी बार इंटू योर ए बार, ठीक है ना, इज दैट क्लियर। बी बार इंटू बी कितना होता है बेटा, नॉट ऑफ योर बी, ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए बार और बी बार इंटू बी, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ये वैल्यू जीरो बन जाएगी और ये वैल्यू भी जीरो बन जाएगी, तो ये कितना बना, सो दिस विल बी इक्वल टू योर ए बी प्लस ऑफ योर ए बार बी बार, क्योंकि ये डॉट ऑफ योर ए बार विल बी जीरो बेटा, ए प्लस ऑफ योर ए बार विल बी इक्वल टू 1, दिस इज अ रूल, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था आप लोग, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ऑफ योर ए बार बी बार, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सैटरडे, टाइम स्केल, टाइम स्केल मतलब देखिए बेटा, अगर ये सर्किट है, ये इसका एक्स एक्सिस मान के चलिए, ठीक है ना, अगर एक वैल्यू उसके ऊपर होगी ऐसा, दैट विल बी टेकन एज ऑफ योर जीरो, अगर एक वैल्यू अगर ऊपर है ऐसा, दैट विल बी टेकन एज 1, ऐसा आया फिर जीरो, फिर यहाँ पर ऐसा आया 1, बस समझ लो मेरी, isn't it? यानी ये हो गया ऐसा कुछ, यानी ऑन एंड हाफ जैसा लिख रहे हैं ना अपन, अगर इस पे हो गया तो ये हो गया जीरो, बस समझ में आ रही। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, मान के चलिए फॉर ऑर गेट, ऑर गेट का ट्रूथ टेबल क्या था बेटा, याद है किसी को, ऑर गेट का ट्रूथ टेबल क्या था, एक बार मैं लिख देता हूँ आप लोग के फिर से लिए, ए होता था, बी होता था और वाई होता था, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, तो वाई की वैल्यू भी जीरो, अगर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये हो गया 0, ये 1, तो ये भी हो गया 1, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी हो गया 1, ठीक है ना। यानी इसका इनपुट्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका इनपुट यहाँ पर ये है, तो ये का इनपुट देखो लिखने का तरीका, पहले कितना है बेटा 0, ठीक है ना, उसके बाद कितना है 1, फिर उसके बाद कितना है 0, फिर उसके बाद कितना है 1, बस समझ में, ये हो गया ऐसा कुछ, समझ में नहीं आया तो फिर एक बार पूछ लो बेटा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये कितना बनेगा 0, ये कितना बनेगा 1, ये कितना बनेगा 0 और ये कितना बनेगा 1। उसी तरह से b की वैल्यू देख लीजिए, b को कितना लिख रहा हूँ पहले 0, ये हो गया 0, फिर उसके बाद फिर 0, तो ये भी हो गया 0, फिर उसके बाद 1, तो यहाँ पर आ गया 1, उसके बाद फिर 1, तो यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, दैट मींस दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, और इसका रिजल्ट जो है ना बेसिकली y,
तो y का रिजल्ट क्या है देखिए पहले, y का रिजल्ट बताइए, पहले वाला है 0, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ से लिख लेता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास 0, उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 1 है, यहाँ पर हो गया ऐसा। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। बात समझ में आए सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन? 0 1 की कहानी समझ में आए सभी को? ठीक है ना? चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो नेक्स्ट वन लिख लीजिए, सेकंड वन। एंड गेट के लिए भी एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग सभी लोग। एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल बताइए, ये था, ये बी था और ये वाई था, दोनों की वैल्यू 0 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो ऑब्वियसली इसकी भी वैल्यू 0 एंड गेट के लिए, isn't it? एंड गेट कैसे लिखते हैं बेटा? y is equals to your a dot b सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड गेट मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, isn't it? अगर एक ऑन, एक हाफ है, एक ऑन है, तो भी ये नहीं वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा 0, isn't it? अगर ये 1 है और ये 0 है तो भी वर्क नहीं करेगा, ये 1 है और ये भी 1 है तो ही जब ही वर्क करेगा, यानी 0 0 0। यानी अगर मैं ए का इनपुट, बी का इनपुट और वाई का इनपुट लिख रहा हूँ, तो ए की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी 0, फिर उसके बाद हो गया फिर से कितना है, ए की वैल्यू फिर से और एक 0, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 1 है, तो ऐसा कुछ है बस। यानी जब बी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर बी की वैल्यू इसके नीचे एग्जैक्टली लिख रहा हूँ 0, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, ऐसा कुछ है। ठीक है ना? अब y की वैल्यू लिख रहा हूँ, देखिए जरा दिमाग लगाइए, y की वैल्यू पहले कितना है 0, तो ये हो गया 0, तो फिर ये हो गया 0, थर्ड वन वाला भी 0, खाली फोर्थ वन वाला 1 है, ऐसा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 0 था, ये 0 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, और ये हो गया कितना 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। बात समझ में ऐसे भी को? कोई डाउट इसके अंदर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कर लोगे ना ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो? आई होप एवरीवन हैज बीन क्लियर विद दिस वन। किसी को कुछ डाउट रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए।
क्लियर है बेटा सभी को? अच्छा, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स किसको बोलते हैं बेटा? द कंडक्टर विच लाइज, सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है ना? The best example for the semiconductors are silicon, that is represented by Si, and germanium. These are the semiconductors which lie between the conductors and insulators. यानी जैसा अपनी मर्जी चाहे वैसा हम लोग इसको कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना? इज इट क्लियर? देखो अपन जब अगर एक एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करते हैं बेसिकली केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, आई होप यू नो इट वेरी वेल, तो एनर्जी लेवल्स में क्या होता है कि सेंट्रल पार्ट में अपने पास न्यूक्लियस होता है, isn't it? And it is being surrounded by your energy levels like this. Electrons will be revolving. तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2 और एनर्जी लेवल 3, गो ऑन लाइक दिस, एनर्जी लेवल 3 तक, है ना? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं बेसिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। एक एटम का एनर्जी लेवल जो है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? जैसा मान के चलिए अगर मैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर ले रहा हूं, बेसिकली सिलिकॉन के लिए लिख रहा हूं, तो सिलिकॉन में देखिए बेसिकली क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स? 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? एक सिलिकॉन एटम में बेसिकली ऐसा कुछ होता है। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, दिस कैन बी हैविंग ए बॉन्ड विद द नेबरिंग, isn't it? तो एक सिलिकॉन एटम में दिस विल बी योर टेट्रावैलेंट, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन प्रेजेंट। ये कौन से बॉन्ड बोलते हैं बेसिकली? दिस आर द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बीन एसोसिएटेड विद योर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, एक सिलिकॉन यहाँ पर है मान के चलिए, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। इसके साइड में अगर मैं और एक सिलिकॉन ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक सिलिकॉन ले रहा हूँ, यहाँ पर एक सिलिकॉन ले रहा हूँ और यहाँ पर एक सिलिकॉन ले रहा हूँ, तो इसके पास भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऐसा, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऐसा इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऐसा इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऐसा इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो क्या इसके साथ एक बॉन्डिंग बनाएगा? तो ये साथ इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। दिस विल बी योर कोवेलेंट बॉन्ड, isn't it? So ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। So all the electrons which have been present in outermost orbit go on have the bonding with this one. तो इलेक्ट्रॉन जब हम लोग बात करते हैं बेटा अपने सिलेबस में, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलेबस में। एक तो होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स which are not free to move, another one is nothing but free electrons, यानी थोड़ी भी अगर एग्जैक्ट करें तो इस इलेक्ट्रॉन से अपन निकाल सकते हैं। सो इसके हिसाब से मेटल का क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली, ठीक है ना? तो ये मैं थोड़ा आप लोग को यहाँ पर लिख दूं, electrons can be in 2 states, ठीक है ना? Electron can be in your 2 states. So one is your bounded state में हो सकता है,
बॉन्डेड मतलब क्या बेटा, कोई बता सकता है? केमिस्ट्री आप लोग अच्छी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, यानी इट इन्वॉल्व्स अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज दे कैन नॉट मूव, मींस दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये बात अपने को याद रखना है बेसिकली। बॉन्डेड में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है बेटा? इट इज इन्वॉल्व्ड इन कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है। इसका मतलब दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव। अगर ये मूव नहीं कर सकते हैं तो दैट मीन्स दे कैन नॉट कंडक्ट, हेंस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करेगा, isn't it? So इन लोगों की एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, मान के चलो इसकी एनर्जी लेवल मैं लिख रहा हूं, मान के चलो E1। और उसके बाद अपने पास और एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, कोई बोलेगा? इसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। मोबिलिटी ज्यादा रहेगी मतलब कंडक्टिविटी, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्लो ऑफ द चार्ज विल ऑलवेज प्रोड्यूस द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, दैट मीन्स इन वन वर्ड आई कैन से दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी एनर्जी लेवल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है, isn't it? So what are the semiconductors? Semiconductors lies between the conductors and insulators. अगर बंद हो गया तो फिर रिजॉइन कर लो बेटा, ठीक है ना, इमीडिएटली रिजॉइन कर लो। इट लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, लाइक द बेस्ट एग्जांपल्स आर फॉर मी सिलिकॉन एंड एज वेल एज ऑफ योर जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड एज वेल एज ऑफ योर जर्मेनियम। तो उसके अंदर हम लोग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन टू स्टेट्स। व्हाट आर दे आर इन द बॉन्डेड स्टेट्स और फ्री स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में देयर इज इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, whereas in the free state it can conduct the electricity। बस इतना पॉइंट अपने को याद रखना है, ठीक है ना बेटा? ठीक है। अगर मैं एक सिंगल एटम के बारे में बात करूं, फॉर योर सिंगल एटम की एनर्जी लेवल्स, सिंगल एटम की और एनर्जी लेवल क्या रेंज में हो सकती है बेटा, क्या रेंज में हो सकती है? इसका देख लीजिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैं एनर्जी लेवल के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सिंगल एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सिंगल एटम। तो इसके अंदर अपने पास रेंज ऑफ जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे दैट विल बी, वन इज योर वैलेंसी बॉन्ड की एनर्जी लेवल होगी, और एक होती है कंडक्शन बैंड, और एक होती है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना? अब ये देखो कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है। कंडक्शन बैंड मतलब ये आर फ्री टू मूव। वैलेंसी बॉन्ड मतलब दे आर बाउंडेड, दे आर बाउंडेड। ये अपने को क्लैरिटी रहना है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना? तो एनर्जी लेवल सिंगल एटम के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल एटम की एनर्जी लेवल, तो अपने पास दो एनर्जी लेवल्स होते हैं इसके अंदर। वन एनर्जी लेवल इज नोन एज ऑफ योर वैलेंसी बॉन्ड एंड अनदर वन इज नोन एज ऑफ योर कंडक्शन बॉन्ड। कंडक्शन बॉन्ड मतलब दे आर फ्री, दैट मींस दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, whereas valency band मतलब they are bonded to the nucleus very strongly, तो are immobile, so they cannot conduct the electricity easily। तो अपने को थोड़ी एनर्जी लगाना पड़ेगा सो दैट दे कैन फॉर्म इट, ठीक है ना? ये तो सिंगल के लिए। अगर मैं ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ, isn't it? सो मान के चलिए फॉर ग्रुप ऑफ योर एटम्स कि इसकी एनर्जी लेवल्स जो होती है बेसिकली एक तो बॉन्डेड में होती है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स में होती है, isn't it? सो बॉन्डेड के अंदर हम लोग अगर फ्री बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये जो हो जाएगी, एक तो हो जाएगी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, isn't it? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं राइट नाउ, ये इसको बोलते हैं अपन वैलेंसी बैंड, ठीक है ना? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं अपन कंडक्शन। क्लैरिटी आई सभी को? ये बात समझ में आ जाए तो सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा आसान है बेसिकली। पर एक ग्रुप ऑफ योर एटम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन वैलेंसी और फ्री इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर है सभी को? डेप्थ में आ गया क्लियरिटी सभी को? वो क्या रहा है बेसिकली कंडीशन में? क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
Any doubt to anyone? चलो अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द आंसर. माय क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट. ये अब आप लोग अपने केमिस्ट्री सर को भी पूछ सकते हैं. हाउ टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इन योर फ्री स्टेट. इसका करने का तरीका क्या होता है, isn't it? देखो जैसे एक सिलिकॉन होता है, 4 electrons have been present in outermost, so you need to supply certain amount of energy to bounded electrons to make it free from your valency band, isn't it? So अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी you need to give the energy. अगर आप एनर्जी दे रहे हो मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो. So जैसे टेम्परेचर बनेगा तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो